हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो मिसिंग होता है, गायब होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स पापा वाले में। पापा का कोई इंटेंशन नहीं होता कि आपसे लीगल वादे में बंध जाए, लीगल बंधन में बंधने का कोई इरादा नहीं होता। सेकंड, सोशल एग्रीमेंट्स में भी जब आप चाय पे कॉफी पे बुलाते हो अपने फ्रेंड्स को, मूवी पे बोलते हो अपने फ्रेंड्स को चलने के लिए, कोई इंटेंशन नहीं होता आपका ऑफर देते वक्त कि सामने वाला हाँ बोलते ही लीगल रिलेशनशिप में बंध जाए हमारे साथ, कि वो बाद में पलटे तो हम उसको जेल में डलवा दें, उसको केस फाइल करके भी वादा परफॉर्म करवाए। ऐसा इंटेंशन मिसिंग होता है। एंड आई वाज मेंशनिंग दिस थिंग कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में क्यों केस फाइल नहीं हो सकता, सोशल एग्रीमेंट्स में क्यों केस फाइल नहीं हो सकता, ये हमने वेल इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है। सो इफ यू आर समवन न्यू टू माय चैनल, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं, यू विल फाइंड द लॉजिक्स ओवर हियर। एंड हमारे करंट स्टूडेंट्स, आप लोग को याद आ गया होगा। ओके, सो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अगर ना हो तो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, आपको लीगल एक्शन का कोई राइट नहीं मिलता। सो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट एज पर अदर प्रोविजंस, intention to create legal relationship। और इसी के साथ इसको रीड कर लेते हैं ऑन आवर नोट्स। रेडी? यस। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी कि there must be an intention on part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic types of agreements are not enforceable, legally enforceable नहीं होते in the court of law, and hence they do not result into contracts, इसीलिए वो contracts भी नहीं कहलाए जा सकते। एग्जाम्पल में यहाँ पर है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस। ये मैं बताती हूँ आपको क्या है। एक थी मिसेस बेल्फर जिन्होंने केस फाइल किया था अपने हस्बैंड मिस्टर बेल्फर पर। अब ये कहानी क्या थी मैं आपको बताती हूँ। मिसेस बेल्फर और मिस्टर बेल्फर अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन मिस्टर बेल्फर को एक दिन इच्छा हुई कि आउट ऑफ कंट्री जाकर वो जॉब करे, बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और हाइट्स पर पहुंचे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बड़ा मनाया, उनकी वाइफ मानने को रेडी नहीं। एट लास्ट जाकर उनकी वाइफ ने उन्हें ये बोला, चलो मैं मान लूंगी तुम्हारी बात कि तुम हमसे अलग रहकर आउट ऑफ कंट्री, देश के बाहर जाकर पैसे कमाओ, पर तुम एक वादा करो कि जब तक तुम हम लोग को वहां नहीं बुला लेते अपने साथ रहने के लिए, तब तक तुम हर महीने घर खर्च के लिए पैसा भिजवाते रहोगे। अगर ये शर्त मंजूर है, ये चीज मंजूर है, तो तुम जाओ अब्रॉड में जाकर कमाओ। हस्बैंड को ये था कि पहले ही सीधा उधर फैमिली के साथ ना जाऊं, बेटर है कि पहले खुद उधर जाऊं, अच्छी जॉब सिक्योर करूं, उसके साथ साथ रहने को ढंग का घर ढूंढूं, खाने पीने का बंदोबस्त करो, उसके बाद जाकर फैमिली को उधर मंगाओ। तब तक फैमिली इधर वेल सेटल्ड है तो इधर ही शांति से रहे। इंटेंशन बुरा नहीं था हस्बैंड का, वाइफ की इनसिक्योरिटी भी गलत नहीं थी। तो वाइफ ने जैसे ही ऑफर दिया कि चलो मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर क्या तुम्हें ये मंजूर है कि जब तक तुम उधर रहोगे और हम इधर रहेंगे, तब तक तुम वहां से हर महीने घर चलाने के लिए खर्चा हमें भेजोगे? मिस्टर वेल्फर ने कहा, हाँ भाई, ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल मैं तुझे भेजूंगा पगली। अब मिसेस वेल्फेयर को जैसे तैसे तसल्ली हुई एंड उन्होंने इस वादे पे जाने दिया मिस्टर वेल्फेयर को। मिस्टर वेल्फेयर जब विदेश में पहुंचे तो वहां की मारा मारी, भाग दौड़, इन सब से बड़े परेशान, मान मान अपने खाने रहने को पैसे बचते थे, भिजवाना में असफल रहे। पहला मंथ बीता, दूसरा मंथ बीता, इधर वाइफ की टेंशन बढ़ने लगी। उन्होंने अपने हस्बैंड को एक दिन तो फोन करके क्लियरली बोला, भाई तुमने वादा किया था पैसे भिजवाओगे हर महीने, 2 महीने हो गए तुम भिजवा नहीं रहे हो, इरादा क्या है आखिर? हस्बैंड ने बोला, भाई इधर इतनी टेंशन्स हैं, मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, नहीं मैनेज हो पा रहे हैं कुछ पैसे सेव होना, तो मैं नहीं भेज रहा हूँ। तो वाइफ ने बोला, तुम वादा तोड़ रहे हो, अब तुम पैसे नहीं भिजवाओगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करूंगी।
कि आपने मुझे वादा किया था घर खर्च भेजोगे, लेकिन अभी आप नहीं भेज रहे हो, फिर देखना जज साहब आपको डांट लगेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हस्बैंड ने बोला भाई जाओ, तुमको जो करना है करो, पर मेरी सिचुएशन तो यही है। मिसेस बेलफर दौड़े दौड़े गई कोर्ट में और कहा भाई मेरे साथ गलत हो गया, मेरे पति ने वादा किया था पैसे भिजवाने का, लेकिन अब वो भिजवा नहीं रहे। तो जज साहब ने बोला क्या तुम्हारा डिवोर्स विवोर्स चल रहा है, हो रखा है? उन्होंने बोला नहीं नहीं जी, हम तो साथ में ही रहते हैं, पर उन्होंने वादा किया था बाहर कमाने जाएंगे तो पीछे से हमको हर महीने पैसा भेजेंगे, लेकिन अब वो मुकर रहे हैं अपनी बात से। जज ने बोला मैडम फिर ये आपका घरेलू मैटर है, ऐसे तो उन्होंने आपको मूवी के भी वादे किए होंगे और नहीं ले गए होंगे, ऐसे तो आपको शॉपिंग पे ले जाने के वादे भी किए होंगे और नहीं ले गए होंगे, तो क्या हर बार आप में छोटा छोटा झगड़ा होगा तो आप जज साहब का माथा खाने आ जाओगे कोर्ट में? जज साहब के पास और भी मेजर केसेस हैं डिसाइड करने के लिए, मर्डर के, किडनैपिंग के, रेप के, न जाने कितनी चीजों के। आप कैसे घरेलू मैटर्स पे डिस्कशन करते रहे तो पता पड़े एक दिन जज साहब खुद भी कटघरे में खड़े हैं, उनकी बीवी उन पे मुकदमा चला रही है ना गाइस? तो प्रैक्टिकली ये घरेलू मामला है आपका। जब वो सुख में रखते थे आपको तब तो आप कभी नहीं आए, अब जब दुख है तो मिलके झेलो, उनका सपोर्ट करो, नहीं तो तुम्हारा आपसी झगड़ा आपस में बाहर ही सुलझाओ। आप इस केस को फाइल करने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकते, कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं कर सकता आपके हस्बैंड से मंथली मेंटेनेंस का पैसा रिकवर करने में। ये कहते हुए जज ने मिसेस बेलफर को रवाना कर दिया और उनको न्याय दिलाने में कोई हेल्प नहीं करी कि दिस इज सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स का केस, ऐसे में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, भले ही ऑफर हो, भले ही एक्सेप्टेंस हो, भले ही वादा हो, फिर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हो सकता और इसलिए वादा टूटने पे कोई केस फाइल नहीं हो सकता। इज दिस केस क्लियर? पत्नी मिसेस बेलफर ने केस किया था पति मिस्टर बेलफर पे, इसीलिए केस का नाम है बेलफर वर्सेस बेलफर। Shall we read it in English? Okay. So example, a husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him. Wife ने उस पे केस ठोका जब husband नहीं पे कर पाया तो। Wife sued him for recovery of the amount. Here, in this case, wife पैसे recover नहीं कर सकती केस में जा कोर्ट में जाकर। Here, in this case, wife could not recover as it was a social agreement and parties did not intend to create any legal relations. Social agreements, domestic agreements में कभी भी intention legal relation create करने का होता ही नहीं, इसीलिए आपको कोर्ट में जाकर वादा परफॉर्म करवाने का राइट भी नहीं मिलता। सो ऐसे एग्रीमेंट्स जहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। हमारा अगला एलिमेंट है अदर फॉर्मेलिटीज, या ये कह लो कि लीगल फॉर्मेलिटीज। अब लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है? एक एग्रीमेंट में प्रॉपर ऑफर हो, प्रॉपर एक्सेप्टेंस हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, सब कुछ ठीक हो, फिर भी ना कई बार लीगल प्रोसीजर्स होते हैं कुछ ना कुछ, जैसे भाई कुछ तरह के एग्रीमेंट्स केवल लिखित ही मान्य है, ओनली रिटन एग्रीमेंट्स हैव वैलिडिटी, ओरल की कोई वैलिडिटी नहीं रहती। तो कुछ एग्रीमेंट्स रिटन तो नहीं बल्कि रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, ऐसी कंडीशंस है। यहाँ पे अगर आपको ये चीज मालूम नहीं होगी और ऐसे एग्रीमेंट्स को ओरली कर दिया गया ना, तो आप मुंह की खाएंगे। यानी अगला पॉइंट हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग कभी ना कभी, हम, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास, हमारे जान पहचान में ये एग्रीमेंट्स करते हैं, तो आप हेल्प कर सकते हैं उनको नॉलेज देने के लिए कि भाई ये लिखवा के कर लो ये एग्रीमेंट। आई विल टेल यू व्हाट इट इज। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स रूल है, लीगल फॉर्मेलिटी है, कानूनन मान्य कहलाने के लिए इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ रिटन ही होने चाहिए। केवल रिटन एग्रीमेंट्स कैन बी वैलिड एग्रीमेंट्स इन केस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड भी है,
एक अकेली इंश्योरेंस कंपनी और अपन लाखों की तादाद में पॉलिसी होल्डर्स, किसने 1 करोड़ का प्रीमियम लिया है, किसने 50 करोड़ का लिया है, किसी ने 1 लाख का, किसी ने 10 लाख का। सबसे ओरली अगर एग्रीमेंट करने लगी तो इंश्योरेंस कंपनी तो भूल जाएगी किससे कितने का कवर का प्रीमियम लेकर बैठे हैं, और एक्चुअल आपको लॉस होने पे उसको कैसे याद आएगा। तुमको 10 लाइनें नहीं याद रहती, उनको लाखों लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स याद रखना हो रही, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। सही इंसान को चुकाई गई कीमत के बदले में सही लॉस का क्लेम मिले जब एक्चुअल में मुसीबत आए, एक्सीडेंटल डेथ या जो भी हो जाए उसके लिए ये जरूरी है कि आपका LIC जैसी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ किया गया एग्रीमेंट इन राइटिंग हो, वैलिड, फेयर इनफ। रूल्स का हमेशा लॉजिक होता है और ये रूल का लॉजिक भी यही था, क्लैरिटी के साथ पता हो कि भाई मिस्टर ए की डेथ हुई है तो उसने कितना का कवर लिया था, उसकी फैमिली वालों को कितने पैसे हमको देने चुकता करने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। तो अब अगर आपको याद रहे, कोई भी एजेंट आकर कहता है भी ओरली बोल दिया तो बात खत्म, आप बोलना बात खत्म नहीं, हमें रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट भिजवाओ। जब तक वो नहीं भिजवाते हम नहीं मानते कि हमको कोई पॉलिसी मिली है, क्योंकि क्लेम लेने जब जाओगे ना एक्चुअल में लॉस होगा, तब पहली चीज तुमको प्रूफ करने के लिए चाहिए होगी वो लिखित करार है क्या। जब तक इन राइटिंग एक्सेप्टेंस नहीं है आपके पास इंश्योरेंस कंपनी का, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता होगा, नहीं देखा है तो अपने फादर से आज बात करिए, अपने घर वालों से बात करिए, वो आपको दिखाएंगे। लिखित में मिलता है हमारे घर पे, एजेंट तो बोल देता है हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया, फॉर्म भरवा के चला जाता है, लेकिन उसके बाद एक लेटर आता है इंश्योरेंस कंपनी से, आपको रिटन होना जरूरी है, वरना क्लेम लेने के टाइम पे आपको उसकी कोई वैलिडिटी नहीं मिलेगी। ओरली कर दिया तो क्लेम लेने के टाइम पे कोई कोर्ट ऑफ इंडिया आपकी हेल्प नहीं करेगी, यू कांट क्लेम योर राइट, ठीक है। तो ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टीज, घर खरीदना हो या लैंड खरीदनी हो तब भी लीगल फॉर्मेलिटी है। ऐसी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है जो आप आगे आगे सीखते जाओगे, बट अभी एग्जाम्पल के तौर पे इक्का दुक्का मैं आपको बता दूं। अगर आपको घर खरीदना है तो आप उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ तब बनोगे जब ये शर्तें, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो। क्या क्या? सबसे पहले घर खरीदने का जो एग्रीमेंट है वो इन राइटिंग होना चाहिए, वो भी स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, आप सेलर और बायर की साइन होनी चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट आपको सरकारी दफ्तर में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब तक कि आप सरकारी दफ्तर में जाकर इसको रजिस्टर नहीं करवा के आते तब तक आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। यानी आपने सिर्फ ऐसे ही साइन करके अपने ड्रॉअर में रख दिया और रजिस्टर नहीं करवाया, 10 साल बाद इसका ओनर कौन, इस पे झगड़ा हुआ तो आप तो कभी अपनी ओनरशिप प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनन आप ओनर तब बनते जब आप इस लिखित में कहे गए एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा के आते। तो अनटिल एंड अनलेस कुछ तरह के करार ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, जब तक वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते तब तक वो एग्रीमेंट में भले प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस था, लॉफुल कंसीडरेशन थी, फ्री कंसर्ट था, सब कुछ होगा, पर अगर इन राइटिंग नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यानी कि सब कुछ ठीक जाते जाते रह गया और आपको फिर धोखा मिलने पे कोई लीगल एक्शन का अधिकार नहीं मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू हैव अ लीगल एक्शन का अधिकार, मेक श्योर कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज हमेशा फुलफिल करें। लेट्स रीड इट। यस, सो द पॉइंट इज other formalities to be complied with in कुछ cases, certain cases. In case of certain contracts, कुछ contracts के case में contracts writing में होने चाहिए, contracts must be in writing. For example, contract of insurance is not valid except as a written contract. Further, in case of कुछ contracts, certain contracts, registration of contract under the laws which is in force at the time is important for it to be valid. Example, in case of immovable property. अगला essential element,
अनसर्टेन। आपके ऑफर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर ऑफर में क्लैरिटी नहीं है तो मुझे ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुझे वादा क्या परफॉर्म करना है। और क्योंकि आपका ऑफर ही गलत बना हुआ था जिसमें ये पता ही नहीं पड़ रहा था कि सामने वाले को काम क्या करना है, इसीलिए आपको कोई लीगल एक्शन का राइट नहीं मिलेगा कि मैं अगर वादा ना परफॉर्म करूं तो कोर्ट में चले जाओ मेरे खिलाफ। क्या बात बोल दी मैंने, सैंपल से समझते हैं कि ऑफर में क्लैरिटी ना होने से क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑयल डीलर हूं और मैं करीब 50 टाइप्स के ऑयल सेल करती हूँ, जैसे कि कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फ्लेक्स सीड्स ऑयल, जैस्मिन ऑयल और न जाने क्या क्या। मैं क्या थी? मैं एक ऑयल डीलर थी। मैं कितने ऑयल बेचती हूँ? करीब 50 तरह के ऑयल बेचती हूँ। अब आप मेरी शॉप पे आते हैं और मुझे क्या पूछते हैं? विल यू सेल 10 लीटर्स ऑफ ऑयल? आपने क्या पूछा कि क्या आप 10 लीटर ऑयल बेचेंगे? मैंने हाँ बोला। आपने अपनी एड्रेस लिखवाई और डिलीवरी की डेट बता दी। अब मेरे यहाँ पर तो 50-30 और कस्टमर्स थे तो मैं उनको भी देख रही थी। आपने अपनी डिटेल्स नोट करवाई मेरे एम्प्लॉय को और आप चल दिए। आपने क्या डिटेल्स नोट करवाई? फिर अपनी एड्रेस बताई और डेट ऑफ डिलीवरी बताई कि 29 अप्रैल को भिजवा देना। 29 अप्रैल आकर चली गई और मैंने अपना वादा नहीं निभाया। आपने ऑफर दिया था मुझे कि क्या मैं आपको 10 लीटर ऑयल बेचूंगी, मैंने हाँ बोला था, वादा बन गया था हमारे बीच में, लेकिन ड्यू डेट पर मैंने आपको ऑयल डिलीवर ही नहीं किया। उस पर आपको बड़ा गुस्सा आया और आपने मुझे बोला कि आपने वादा तोड़ा है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैंने बोला आपने मुझे बताया ही नहीं कि कौन सा तेल भेजूं, तो मैं आपको कैसे बेच सकती थी? आपको ऑयल की डिलीवरी मिलेगी लेकिन आप क्लैरिटी से बताएं तो कि आपको कौन सा चाहिए। मेरे पास तो 50 तरह के ऑयल है, क्या मैं हर एक ऑयल का 10-10 लीटर बेच दूं? मैं तो बेच दूंगी, पर क्या आप इतना सारा पेमेंट कर पाओगे? कितना कंफ्यूजन है इस ऑफर में। मुझे यही नहीं पता है कि मुझे कौन सा तेल भेजना है, तो मैं कैसे अपना काम परफॉर्म करूं? ये तो पता होना चाहिए ना काम परफॉर्म करने के लिए कि करना क्या है। इस तरह के ऑफर को बोलते हैं अनक्लियर, कंफ्यूजन वाला ऑफर। ऐसे ऑफर को अगर मैं कबूल कर भी दूं तो भी मैं लीगली उसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं हूं। रीजन बीइंग आपकी गलती थी, आपने क्लैरिटी से नहीं बताया। इट वॉज अ केस ऑफ मिस्टेक। आपने क्लैरिटी से नहीं बताया तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकी। मेरी कोई गलती नहीं थी, ना मुझे आपको धोखा देने का कोई इरादा था। अब अगर आप कोर्ट में चले भी जाएंगे तो भी आपको कोई एक्शन लेने का हक नहीं मिलेगा। आपकी गलती है बोल के आपको भगा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। कोर्ट क्या बोलेगा? भाई सीमा ने क्यों नहीं भेजा? मैं बोलूंगी मेरे को इन्होंने बताया ही नहीं। तो कोर्ट बोलेगा भाई अब बता दो, वो अब भिजवा देगी। इसमें कोर्ट का टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब? इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाया कि कोर्ट में जाके फालतू में उनका टाइम वेस्ट ही ना हुए। इट इज अ प्योर केस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऐसे फालतू झगड़े कोर्ट में जाकर कोर्ट का कीमती टाइम वेस्ट ना करें। आप मुझे फ्रेश बता दीजिए आपको कौन सा ऑयल चाहिए, हम एग्जीक्यूट कर देंगे और इसको लीगल बना देंगे अगले ऑफर को। आर यू गेटिंग इट? बट ये जो अनक्लियर ऑफर था इसको बोलते हैं अनसर्टेन या वेग। वेग मतलब कंफ्यूज वाला, ठीक है, जिसमें क्लैरिटी से ना पता हो कि क्या काम करना है। ऐसा ऑफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑफर एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 2, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। सिचुएशन 2, इस बार सिचुएशन 2 में भी मैं ऑयल डीलर हूं, पर इस बार मैं सिर्फ एक ही तरह का ऑयल बेच रही हूं, एंड दैट इज कोकोनट ऑयल, दैट्स इट। समझना, आपके एग्जाम्स में ही आता है। इस बार मैं सिर्फ एक ही तरह का ऑयल बेच रही हूं, और इस बार भी आपने आकर मुझे क्या ऑफर दिया, क्या आप मुझे 10 लीटर ऑयल बेचेंगे? मैंने बोला हाँ। आपने अपनी एड्रेस और डिलीवरी की डेट लिखवा दी, 29/4। 29/4 आकर चली गई, मैंने तुम्हें तेल डिलीवर नहीं किया। तुमने मुझे बोला आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैंने सोचा अरे मैं फिर बोल दूंगी, इन्होंने ये तो बताया नहीं कौन सा तेल। तो कोर्ट में गए तो जज ने एक्सेप्ट कर लिया आपका केस, मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया। फिर जज ने मुझे बोला आपने क्यों नहीं भेजा इनको तेल ड्यू डेट पे? मैंने कहा सर इन्होंने बोला था तेल भेजना, कौन सा तेल वो तो बताया नहीं था। जज साहब ने बोला सीमा, हर बार ये एक्सक्यूज काम नहीं आता, हर बार ये कहानी काम नहीं आती, इस बार आपकी गलती है। मैंने बोला वो कैसे? उन्होंने बोला कि भले ही आपको स्टूडेंट ने नहीं बताया था कौन सा तेल, लेकिन आप समझ सकते थे कि वो आपकी दुकान पे खड़े हैं जहां पर सिर्फ एक ही तरह का तेल मिलता है, तो अंडरस्टूड है कि वो सिर्फ कोकोनट ऑयल की ही बात कर रहा है। इस बार भले ऑफर क्लियर नहीं था, लेकिन आप क्लैरिटी तक पहुंचकर अपना काम परफॉर्म कर सकते थे, फिर भी आप ना करो तो आपकी गलती। मतलब ऐसे ऑफर जहां पे मीनिंग सर्टेन बनाया जा सके, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब मैं एक ही तरह का तेल बेच रही हूं तो काहे की कंफ्यूजन, तो ये सिर्फ बहानेबाजी है। दो ऑफर वाज स्टिल अनक्लियर, लेकिन इट कुड बी मेड क्लियर, समझा जा सकता था, गेस किया जा सकता था। ऐसे केस में मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, और मैं ना करूं तो तुम कोर्ट में जा सकते हो। तो इफ ऑफर कैन बी मेड क्लियर, मेड सर्टेन, तो इट इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, ये नोट भी करेंगे आप, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अग्रीमेंट ऐसा काम करने का होना चाहिए जो परफॉर्म करना पॉसिबल हो, वरना तो जज क्या, खुद भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको न्याय नहीं दिला सकते। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद एन एग्जांपल। अब आने वाले 3 से 4 मिनट में मैं जो स्टोरी बता रही हूँ उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं। अगेन ये डिस्क्लेमर अपने लिए बोल रही हूँ मैं, मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए। सो अज्यूम करो कि सलमान खान की शादी हो गई। किसके साथ? अज्यूम करो कैटरीना कैफ के साथ। अब शादी के बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ मिस्टर एंड मिसेस घूमने निकले। घूमते घूमते वो कच्छ में पहुंचे। उन्होंने सोचा कोरोना वायरस यहाँ पर सबसे कम है, सेफ सिटी है, यहाँ पर घूमने चलते, तो वो गांधीधाम आ गए। रेडिसन में स्टे था उनका। रात को वॉक करने निकले, सडनली कैटरीना कैफ को कुछ हो गया, शी फेल डाउन एंड शी डाइड। बीच सड़क में सलमान खान आधी रात को फूट फूट कर रो रहे थे, और तभी वहां से एक बहुत ही दयालु, हेल्पफुल और भगवान की बंदी गुजरी बाजू में से, एंड उसका नाम था सीमा। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा सलमान खान रो रहे हैं तो मुझसे देखा नहीं गया। मैंने बोला सर क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो बोले मान मेरी शादी हुई थी और देखो ना क्या हो गया, शादी होते मेरी बीवी चल बसी। मैंने बोला सर ये तो बहुत बुरा हुआ, आपको मदद चाहिए? उन्होंने बोला कैसे मदद? मैंने कहा मेरे पास स्पेशल पावर्स है, मैं मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती हूँ सर, आप कहो तो मैं कर सकती हूँ इनको जिंदा। सर ने बोला ऐसा भी होता है? मैंने बोला हाँ सर होता है, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब वो ऑलरेडी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में थे। उन्होंने बोला ठीक है करो। मैंने कहा बट सर 1 करोड़ रुपया लगेगा। सर ने बोला दिया? बोला दिया नहीं सर, मैं एडवांस पेमेंट लेके ही करती हूँ काम। उन्होंने मुझसे बैंक डिटेल्स ली, मुझे पैसा दिया, और फिर मैंने बोला चलो सर पहले होटल चलते हैं, मैम को रूम में लेकर चलते हैं, वहाँ पे पूजा वूजा करेंगे हम। गए होटल रूम में, मैम को
बेड पे सुलाया गया और मैंने कहा सर आप बाहर वेट करिए, इधर पूजा वूजा की मैं प्रिपरेशंस करती हूँ, फिर आपको बुलाऊंगी, मुझे उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए सर। उनको बाहर भेजना तो बहाना था, मुझे कोई किसी को जिंदा करना आता नहीं था, क्योंकि ये किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है, भगवान के बस की भी बात नहीं है, इम्पॉसिबल है इट इज इन इटसेल्फ। बट कर लेते हैं लोग एग्रीमेंट, तो ठीक है। तो अब सर को बाहर भेजा गया और मैं पीछे के दरवाजे से एग्जिट लेकर भाग गई। 1-2 घंटे बाद जब सलमान खान सर अंदर आए, उनको दाल में काला लगा, तो उन्होंने देखा ये तो फरार हो गई सीमा। गांधीधाम वैसे भी छोटी सिटी है, उन्होंने मेरा पता लगवाया और बोला आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैं भी लॉ की खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है जज मेरा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इट वॉज एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। जज ये कोर्ट ये केस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर भी सलमान खान सर हैं, एक बार जज के सामने बुलाया गया मुझे, बोला भाई क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं किया, सर से पूछो। तो सलमान खान ने बताया ये रही कैटरीना कैफ की लाश, तब से लेके घूम रहा हूँ, इसने वादा किया था 1 करोड़ रुपए भी ले लिए, कहा था कि जिंदा करके देगी मरे हुए इंसान को। जज फूट फूट के हंसने लगे, सलमान खान को गुस्सा आने लगा। जज ने बोला भाई ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो भगवान भी नहीं कर सकते मरे हुए इंसान को जिंदा, तुम इंसान से उम्मीद कर रहे हो? ये मैं बोल भी दूं तो भी नहीं कर पाएगी। अगर जज कह भी दे कि चलो सीमा तुमने वादा किया था परफॉर्म करो, इसको जिंदा करो, तो भी थोड़ी ना कर पाएगी। ऐसे में कोर्ट का फैसला आने के बाद भी इंसान इस वादे को परफॉर्म नहीं कर सकता। भैया जज का क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे फालतू से केसेस में? कॉमन सेंस यूज कर लो, ऐसे एग्रीमेंट करते ही क्यों हो जिसमें इम्पॉसिबल एक्ट हो? कल को कोई दूसरा बंदा आएगा, बोलेगा मैंने इस इंसान को 1 करोड़ रुपए दिए थे, बदले में उन्होंने बोला था तारे लाएंगे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, नहीं लाए। यार इम्पॉसिबल एक्शंस के लिए जज जेल में भी उठा के डाल दे, उसको मार भी डाले, तो भी वो नहीं कर सकते। जज कांट गिव एनी वर्डिक्ट, आपको हेल्प नहीं कर सकते। वादा टूटा तो टूटा। ऐसे फालतू चीजों के लिए आप जज के सामने नहीं आएंगे। ऐसे केसेस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करेगी। बेटर यू यूज योर कॉमन सेंस। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई ऐसा वादा करते हैं जैसा मैंने किया था जिंदा करने का, वो एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग एंड देयरफॉर नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है जिसमें वादा टूटने पर आप कोर्ट में ले जाकर केस फाइल करके मुझसे वादा परफॉर्म नहीं करवा सकोगे। ओके, सो फिफ्थ वाज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहां पर जाकर हमारे सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं खत्म। 6 एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कुल 11 सामग्रियां लगी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। सेक्शन 10 ने हमको 6 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे, जैसे कि प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसर्न होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन भी कैसी? लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। एंड ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये 6 सेक्शन 10 ने बोली थी एसेंशियल एलिमेंट्स, और ये 5 अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ ने बोली है। यानी कुल मिलाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इतनी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 parties, intention to create legal relationship, legal formalities, certain and not vague, and possibility of performance। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। See you soon in next lecture. Till then, keep learning, keep reading. Bye bye.